स्वागत है आप लोग का परीक्षा वाली चैनल पे। तो हम लोग मूल अधिकार को शुरू किए हुए हैं। उसमें हम लोगों ने आर्टिकल 12 को देख लिया है। आज हम लोग आर्टिकल 13 को पढ़ेंगे। पूरे अधिकार को पढ़ने से पहले एक सबसे महत्वपूर्ण अधिकार को, जो पूरे मूल अधिकार को जीवित रखी है, एक तो आर्टिकल 32 खुद ही मूल अधिकार है, लेकिन ये विधानमंडल को रोकती है ऐसा आर्टिकल, वो है आर्टिकल 13। तो उसको आज हम लोग पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और ये जानेंगे कि किस प्रकार से कम शब्दों में इस महत्वपूर्ण आर्टिकल को समाहित किया गया है कि वो पूरे मूल अधिकार का रक्षा कर सके। तो इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये आर्टिकल 13 जो है वो कहता क्या है। तो एक आसान भाषा में जो मूल संविधान है उसमें जो लिखा गया है उसको देखा जाएगा कि क्या आर्टिकल 13 में लिखा गया है। तो आर्टिकल 13 किसकी बात करता है? तो आर्टिकल 13 कहता है कि मूल अधिकार से असंगत या उसकी अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में बताता है। क्या बताता है? जो मूल अधिकार से असंगत है या उनको न्यून करने वाली हैं उनके बारे में बताता है। तो इसमें पहला इसका क्लॉज में दिया गया है कि संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वो मूल अधिकार के भागों से वो असंगत हैं। तो ये चीजें बताया गया है 13 के क्लॉज 1 में। फिर क्लॉज दूसरा क्या कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती हैं या न्यून करती हैं, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होंगी। तो दूसरा क्लॉज इसका ये कहता है। फिर तीसरा क्लॉज क्या बताता है इसका कि जो ऊपर में विधि शब्द कहा गया है, जैसे ये अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं, ये विधि आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो विधियां बताया गया है क्लॉज 3 में ही बताया गया है कि विधियां में क्या क्या चीज शामिल रहेंगी, ये चीज बताया गया है। और 3 ख में बताया गया है कि प्रवृत्ति विधियां, यानी जो प्रवृत्ति विधियां हैं, ये बताया गया है कि प्रवृत्ति सभी विधियां, तो उसके बारे में बताया गया है। और चौथे क्लास में क्या बताया गया है कि इसमें संविधान संशोधन शामिल नहीं है, इसको संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से ये कितना महत्वपूर्ण आर्टिकल है और किस प्रकार से ये मूल अधिकारों की रक्षा करता है हमारी किसके विरुद्ध? तो राज्य विधानमंडलों के विरुद्ध कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती जिससे कि मूल अधिकारों को छीना जा सके या उसको न्यून किया जा सके। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं, आप लोग इसको देख लिए होंगे। मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में यह आर्टिकल बताता है। यानी मूल अधिकार से असंगत क्या है? तो संगत वो होता है जो साथ चलता है, असंगत क्या होता है कि जो उसका विरोध करता है। कुछ चीजें ऐसा होती हैं कि भले ही मूल अधिकार कोई व्यक्ति साथ नहीं चलता है लेकिन आपका वो विरोध भी नहीं करती है। जैसे आप पूरब की तरफ चल रहे हैं और कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ चलने लगा, तो इससे आपका कोई घाटा नहीं होगा। लेकिन कोई व्यक्ति आप पूरब की तरफ चल रहे हैं और आपके आगे खड़ा हो जाए, कहे कि नहीं आप पीछे पश्चिम की तरफ चलिए या आपको जाने ही ना दें, तो क्या हो गया? वो आपसे असंगत हो गया। इसका अर्थ इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है, असंगत का अर्थ। तो मूल अधिकार जो भी हम लोग का दिया गया है उसके विरोध करने वाली जितनी भी विधियां बनेंगी, जैसे कहता है कि कोई आर्टिकल कहता है कि स्वतंत्रता का अधिकार है, आपको कहीं जाने का स्वतंत्रता है। तो यदि कोई ऐसी विधि बनाई जाती है कि उसमें कहा जाता है कि आप यहाँ पे नहीं जा सकते या कहीं भी आपको नहीं जाना है, तो क्या होगा? मूल अधिकार हम लोग क्या कहता है कि कहीं भी हम लोग जाने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन वो विधि जो बनाई गई है अभी वर्तमान में, वो क्या कहेगा कि आप नहीं जा सकते। तो क्या हुआ? दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, यानी कि दोनों एक दूसरे का विरोध करने लगी। तो दोनों जहां एक दूसरे का विरोध करेंगी वहां पे मूल अधिकार जो है वो अधिभावी होगा, यानी कि
मूल अधिकार बना रहेगा और उसको अब शून्य ठहरा दिया जाएगा। किसको? तो जो बनाई गई विधि है, यानी जो मूल अधिकार का विरोध करने वाली विधि है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से पूरी की पूरी देश आज़ाद हुआ। उससे पहले भी काफ़ी विधियाँ प्रचलन में थी, और एक साथ कैसे, सोचिए कि कैसे अन्य मूल अधिकार भारतीय संविधान में लिखा गया, और एक साथ सारे के सारे जितने भी विधि थे उनमें क्या समाहित किया गया कि जितने भी विधि हैं यदि वो मूल अधिकार से असंगत होंगी तो वो उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी जिस मात्रा तक मूल अधिकार से असंगत हैं। यानी कि सारे की सारी विधि एक तरफ हो गए और संविधान का आर्टिकल 13 एक तरफ हो गया। नहीं तो एक एक छाटते कि कौन सा आर्टिकल, कौन सा सेक्शन, कौन सा अधिनियम का, हजारों अधिनियम चल रहे थे तो उसमें छाटना मुश्किल था कि कौन सा सेक्शन वो मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। तो इसको हम लोग दो भागों में देखेंगे। मूल अधिकार को समझने से पहले इसको बहुत समझना आवश्यक होता है, क्योंकि लोग ध्यान नहीं देते हैं आर्टिकल 13 को, जबकि सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 13 ही है। आर्टिकल 13 और 32 ना रहे तो एक तरह से मूल अधिकार का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा, बस एक शोभनीय मात्र रह जाएगा। यदि आर्टिकल 32 को हटा दिया जाए तो मूल अधिकार को प्रवर्तन में नहीं लाया जा सकता। यदि आर्टिकल 13 को हटा दिया जाए तो राज्य सरकार द्वारा कोई नियम, उपनियम, विधि बना के उसको समाप्त किया जा सकता है। तो उसके इसलिए ये चीजें आर्टिकल 13 इसको रखा गया है, काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। तो इसमें दो चीजें बात करता है। एक क्या होता है? संविधान पूर्व की बात करता है, संविधान पूर्व विधियां, और दूसरा क्या? संविधान लागू होने के बाद की विधि की बात करता है। क्या बात करता है? दो इसमें प्रावधान दिया गया है। पहला है संविधान लागू होने से पहले जितनी भी विधियां थी उसके बारे में बताता है, और दूसरा क्लास क्या बताता है कि संविधान जब लागू हुआ उसके बाद यदि कोई विधि बनाई जाती है तो उसके बारे में, प्रावधान के बारे में बताता है। तो इसके बारे में देखते हैं क्या दिया है इसमें। इसमें क्या दिया है कि संविधान जब 26 जनवरी 1950 को हमारा लागू हुआ, उससे पहले अनेक एक्ट चल रहे थे या अनेक विधियां चल रही थी। उसमें विधियां से तात्पर्य है क्या? तो विधियां से तात्पर्य एक बार हम लोग देख लेते हैं इसको, किस पूरी की पूरी अर्थ समझने में आसानी रहेगी। विधि में आपका आदेश, नियम, उपनियम, अध्यादेश, रूढ़ि या प्रथा। फिर विनियम और अधिसूचना, या एक तरह से कह सकते हैं विधि का बल रखने वाला। ठीक, तो इसमें क्या क्या शामिल है? आदेश। आदेश क्या होता है कि आदेश भी किसी, जो कोई ऐसी संस्था होती है वो आदेश अपना निकालती है या कोर्ट द्वारा दिया जाता है आदेश, जैसा भी आदेश रहे वो भी एक विधि का रूप ले लिया जाता है। दूसरा क्या है कि नियम। नियम भी कोई संस्था बनाती है, सरकारी संस्था की बात हो रही है यहाँ पे, वो नियम बनाती है। उपनियम भी किसी संस्था को दिया जाता है कि आप कोई ऐसा नियुक्त करेंगे सरकार, कोई पदाधिकारी को, कि वो नियम की जगह पे उपनियम बना सकता है, नियम के तहत ही उपनियम बनेगा। सब एक दूसरे से रिलेट होकर बनते जाएंगे। अध्यादेश भी आप आगे आप लोग पढ़ेंगे कि कोई ऐसी स्थिति विद्यमान रहेगी जब संसद का सत्र नहीं बनेगा तो उसमें राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अध्यादेश लाया जाता है। वो भी एक कानून के बराबर होता है, जो एक लॉ बनाई गई है उसके समान रूप से बराबर होता है। फिर रूढ़ि या प्रथा कोई प्रचलन में है तो उसके बाद उसको भी बताया गया इसमें, तो वो भी यदि मूल अधिकार का विरोध कर रही है तो उसको भी समाप्त कर दिया जाएगा, शून्य माना जाएगा। अधिसूचना विधि का बल रखने वाला, यानी एक तरह से आप फाइनली समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा नियम होगा या उपनियम होगा, जो भी है लॉ होगा, कोई भी जो विधि का बल रखने वाला है तो वो
उसके बारे में बताया गया है कि वो चीज विधि माना जाएगा। तो संविधान पूर्व विधियां की क्या इसमें है, संविधान से पहले, संविधान जिस दिन लागू हुआ उसके पहले जितने भी भारत में प्रवृत्त विधियां थी, तो संविधान लागू होने के बाद से क्या बोला गया कि उससे पहले जितनी भी विधियां प्रचलन में है वो सब शून्य हो जाएंगी यदि वो मूल अधिकार का विरोध करती हैं या उनको अल्पीकरण कर रही हैं, यानी न्यून कर रही हैं, छीन रही हैं। और यदि जितना एक्ट रहेगा, जैसे पूरा का पूरा भी समाप्त कर दिया जाएगा या उस मात्रा तक समाप्त किया जाएगा, उस मात्रा तक उसको शून्य किया जाएगा जिस मात्रा तक वो मूल अधिकार से असंगत है। यानी कि कोई एक्ट बनता है तो उसमें जैसे आईपीसी हो गया, उसमें 511 धाराएं हैं, तो यदि कोई 2 धारा 4 धारा मूल अधिकार का कोई विरोध करने वाली हैं तो केवल वो धारा ही समाप्त किया जाएगा। लेकिन यदि कोई पूरी की पूरी विधि ही मूल अधिकार का विरोध करने वाली है तो पूरी की पूरी विधि को ही समाप्त कर दिया जाएगा। इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसमें 3-4 सिद्धांत है, इसको अभी हम लोग देख लेते हैं। फिर दूसरी चीज क्या है इसमें कि ऐसी विधियां प्रारंभतः शून्य नहीं होंगी, क्या नहीं है, प्रारंभतः शून्य नहीं होगी। यानी कि जब विधि बना है, मान लीजिए कोई संविधान लागू होने से पहले 1935 में बन गया कोई विधि, या 1930 में बना, 1920 में बना, जो भी पहले का बना हुआ हो, तो वो विधि आपका चलता रहेगा। यानी वो विधि के अंतर्गत कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है या कोई उसका चार्ज अपने ऊपर लेता है, तो यदि वो 1920 से लेकर 1950 के बीच में यदि वो चार्ज लिया है अपने ऊपर, भले वो मूल अधिकार का विरोध कर रही हो विधि, लेकिन यदि वो अपने ऊपर चार्ज लेता है तो उसको दोषी ठहराया जाएगा, भले वो मूल अधिकार का विरोध क्यों न करती हो। यानी कि उसका जो प्रभाव है भूतलक्षी नहीं है। जो पहले क्लास है उसका प्रभाव भूतलक्षी नहीं है। यानी कि 1950 से पहले यदि कोई व्यक्ति उस लॉ के अंतर्गत जो 1950 के बाद मूल अधिकार का हमारा विरोध कर देंगे विधि, यानी कि कोई विधि बना है वो 1950 के बाद आने के बाद विरोध उसका करेंगे मूल अधिकार की विधि, और उससे पहले कोई ऑफेंड करता है उसमें, तो वो दोषी होगा। वो विधि 1950 के बाद यदि अपने ऊपर चार्ज में नहीं लाएगा, यानी कि 1950 के दिन यदि कोई व्यक्ति, जब संविधान लागू हो गया तो उस वही व्यक्ति उस अधिनियम के जो धारा है उसके अंतर्गत कोई क्राइम करता है तो वो बच जाएगा, लेकिन 1950 के पहले किया रहेगा तो वो बच नहीं पाएगा। ठीक, इतनी चीज उसमें कटी हैं। एक उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। कोई ऐसा 1920 में ऐसा लॉ बनता है कि आप इस जगह पे जाएंगे तो आप कहीं कोई ऐसा पद निकलता है जिसमें असमानता बढ़ता जाता है, जैसे समानता का अधिकार दिया जाता है, तो कोई ऐसा पद निकला जिसमें असमानता बढ़ता गया या कहीं जाने से मना किया गया। तो कोई व्यक्ति 1935 में ऐसा लॉ बना है जो मूल अधिकार से असंगत है, तो 1945 में क्या करता है, कोई अपराध करता है तो वो दोषी होगा, उस अपराध के लिए दोषी होगा। अब देखिए 1950 में क्या होता है, संविधान लागू होता है और पता चलता है कि जो मूल अधिकार हम लोग का दिया गया है उसका यह विधि जो है, यह सेक्शन वो विरोध करता है, यानी कि यह मूल अधिकार पे हमारा अंकुश लगाता है। तब क्या हुआ वहां पे कि, और इसी को लेकर 1951 में कोई और अपराध करता है इसी सेक्शन के तहत, तो क्या बोल दिया गया, 1950 से ही शून्य हो गया। जब संविधान लागू हुआ उस दिन से शून्य हो गया जो चीज मूल अधिकार का विरोध कर रही थी। यानी कि अब 1951 वाला इसके तहत नहीं जाएगा, लेकिन 1920 से शून्य नहीं माना जाएगा वो। यानी कि 1945 में जो कोई क्राइम किया है वो उसका सजा भुगतेगा ही भुगतेगा। ठीक, इतनी चीजें इसमें दी गई हैं। यानी कि इसका प्रभाव भूतलक्षी नहीं है और यह प्रारंभतः शून्य नहीं होता है। दूसरा चीज इसमें क्या दिए, 3 सिद्धांत दिए गए हैं इसमें।
तीनों सिद्धांतों को हम लोग देख लेते हैं हल्का हल्का करके। सीधे परीक्षा में भी पूछा जाता है कि आर्टिकल 13 का प्रभाव भूतलक्षी है या भविष्यलक्षी है, तो ये चीज उसमें पूछा करता है, तो आप लोग सीधे तौर पे मार दिया करेंगे। फिर कुछ सिद्धांत दिया गया है, जैसे पृथक्करणीयता का सिद्धांत। इसमें भी कुछ है नहीं, जितना एक तुम्हें दिया गया है जो मैं पहले ही बता दिया उसी के अंतर्गत सिद्धांत को बांटा गया है। दूसरा है आच्छादन का सिद्धांत। तीसरा क्या है? अधित्याग का सिद्धांत। इसको हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से ये सिद्धांत प्रवर्तन में आता है। पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्या है? पृथक्करणीयता का सिद्धांत यानी कि कोई ऐसी विधि बनी, मैं पहले ही बता दिया एक अभी उदाहरण के द्वारा, कि कोई ऐसी विधि बनती है जो उसमें कई सेक्शन है, कई धाराएं हैं, तो वो क्या करती है, मूल अधिकार को शून्य करती हैं। यानी कि जैसे पहले से कोई विधि बनी है, संविधान के पूर्व विधि की बात हो रही है, तो संविधान के पूर्व की जितनी भी विधियां हैं तो वो उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वो मूल अधिकार का उल्लंघन कर रही हैं। क्या समझे आप? कि जैसे 511 धारा है आईपीसी में एक उदाहरण में देता हूं, तो आर्टिकल 309 को चैलेंज किया गया कि जो आत्महत्या का प्रयास के अंतर्गत दंड का प्रावधान दिया गया उसको चैलेंज एक बार किया गया था। उसमें क्या किया गया, कहा गया कि ये मूल अधिकार यानी आर्टिकल 21 का उल्लंघन करती है। आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार है, तो उसमें बताया गया कि इसमें मरने का भी अधिकार है, तो उसको चैलेंज किया गया। और आईपीसी लागू कब से है? 1860 से है। ठीक, तो इसको चैलेंज किया गया, तो वहां पे क्या डिसीजन, उसको कुछ दिन के लिए रद्द भी कर दिया गया था आर्टिकल 309 को, अरे सॉरी सेक्शन 309 को। तो उसमें बताया गया कि ये जो है 309 वो मूल अधिकार का उल्लंघन करती है, और इस आधार पर इसको रद्द भी कर दिया गया था कि वो सेक्शन रद्द कर दिया गया। तो किस सिद्धांत पे? पूरी अधिनियम बचा था, चोरी लूट डकैती सब है आईपीसी में, आईपीसी भी वर्तमान है, विद्यमान है वो विधि भी, लेकिन उस मात्रा तक शून्य है जिस मात्रा तक वो उनका अल्पीकरण करने वाली है। यानी कि आर्टिकल सेक्शन 309 को कुछ दिन के लिए समाप्त कर दिया गया था, यानी अवैध ठहरा दिया गया था, लेकिन बाद में उसको सुप्रीम कोर्ट ने अगले डिसीजन में कहा कि नहीं नहीं, ये चीज इसमें शामिल नहीं है, कोई व्यक्ति अपने मृत्यु को नहीं प्राप्त कर सकता, अपने हिसाब से जीवन को त्याग नहीं सकता। ठीक, तो ये चीजें है पृथक्करणीयता का सिद्धांत में। दूसरा आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत यानी कि आच्छादन मतलब कि ये भी सब वही है, प्रक्रिया पर थोड़ा थोड़ा सिद्धांत बदला गया है इसमें। आच्छादन का सिद्धांत यानी कि मूल अधिकार जो भी है वो क्या करेगा आपका, कि पहले से जो विधियां विद्यमान है, यदि दोनों में कंट्राडिक्शन होगा, यानी आपस में एक दूसरे का विरोध किया जाएगा, एक दूसरे की तुलना की जाएगी, तो उस परिस्थिति में मूल अधिकार हावी होगा किस पे? तो जो पहले से विधि प्रचलित में है, प्रचलन में, वो हावी होगा। देखिए, यही एक ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत सारी की सारी विधियों को समाप्त किया गया, नहीं तो एक एक करके जितनी भी भारत में प्रवृत्त विधियां हैं वो यदि चलती अब तक लागू हैं देश में, अभी भी कितने विधियां एक्ट हैं जो लागू हैं, उनको निकाला जा सकता है। कुछ धीरे धीरे जो सामने आती रहती हैं उनको निरस्त किया जाता है कि अब उसका प्रचलन में नहीं है, यानी मृतप्राय हो गई हैं, अब उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो भाई संविधान लागू होने से पहले स्थिति कुछ और थी, अब स्थिति कुछ और हो गई है। तो कुछ ऐसे एक्ट बने थे कि उस समय के तत्कालीन कार्यों के लिए बनाए गए थे, लेकिन अब उसका प्रचलन समाप्त हो गया है, वो उस प्रकार का कार्य ही नहीं होता है, तो इसलिए वो विधियां एक तरह से मृतप्राय हो गई हैं, चल तो रही हैं लेकिन मृतप्राय, तो उनको निरस्त भी किया जा रहा है धीरे धीरे। तो एक साथ सभी अधिनियम को निरस्त नहीं किया गया है, बस बताया गया है कि मूल अधिकार जो है वो अन्य विधियों पर, जब संविधान लागू होने से पहले विधियां हैं भारत में प्रवृत्त जितने भी विधियां हैं उन पे अभी हावी होगा, यानी कि दोनों में विरोध, एक दूसरे में तुलना की जाएगी, तो मूल अधिकार का प्रभाव ज्यादा रहेगा, यानी कि मूल अधिकार जो है वो आच्छादित कर देगा किसको? तो जो ये
विधियां हैं, कोई पहले से संविधान से पूर्व विधियां हैं। प्रवृत्ति विधि एक शब्द उसमें दिया गया है। प्रवृत्ति विधि से तात्पर्य है कि राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी जो सरकार है, राज्य का विधानमंडल है या जो भी है, वो किसी भी क्षेत्र में प्रारंभतः या पूरे भारत पे लागू हो, कहीं आंशिक रूप से लागू हो या कहीं पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू हो, तो वो दोनों की बात करता है। तो प्रचलन में बस रहना चाहिए, तो प्रवृत्ति विधि का अर्थ है। और आखिरी चीज है इसमें अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का सिद्धांत यानी कि इसमें न्यायालय से प्रश्न पूछा गया कि क्या कोई व्यक्ति अपना मूल अधिकार त्याग सकता है। तो जाहिर सी बात है, इसमें न्यायालय ने कहा कि कोई व्यक्ति अपना मूल अधिकार नहीं त्याग सकता है। बहुत इसमें डीप में नहीं बताऊंगा आप लोग को, बस इतना समझिए कि एक तरह से उसमें वाद लाया गया कि भाई हमारा मूल अधिकार है तो हमारा मूल अधिकार ये भी होना चाहिए कि हम मूल अधिकार न भी लें। तो उसमें बताया गया कि ये व्यक्तिगत हित को ध्यान में रख के ये नियम को नहीं बनाया गया है, ये आर्टिकल को नहीं समाहित किया गया है, ये लोक नीति के आधार पर बनाया गया है कि कोई व्यक्ति चाहे के भी अपना मूल अधिकार त्याग नहीं सकता। यानी मूल अधिकार व्यक्ति पे अनिवार्य है, उसको अधिकार लेना ही लेना है, क्योंकि उसको विकास करना है देश के अंतर्गत, अपने बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास करना है, इसलिए उसको मूल अधिकार त्यागने का अधिकार नहीं दिया गया है। अब संविधान लागू होने के बाद की विधियां के बारे में दूसरा क्लास बताता है। तो दूसरा क्लास में बहुत कुछ है नहीं, बस इतना समझिए कि ऐसी विधियां जो संविधान लागू होने के बाद बनाई गई हैं, जब 1950 के बाद कोई भी विधानमंडल, राज्य की विधानमंडल हो या कोई भी ऐसा शक्ति है जो विधि बनाने का बल रखती हो या उसके पास अथॉरिटी है कि वो कोई विधि बना सकती है, तो वो कोई भी विधि बनाएगी इनमें से जो भी शामिल है इसमें, तो वो विधि प्रारंभतः शून्य मानी जाएगी। यानी प्रारंभतः, देखिए यहीं पर अंतर समझिएगा, पहले क्लास और दूसरे क्लास में जो संविधान से पहले वाली विधियां हैं वो प्रारंभतः शून्य नहीं है, संविधान जिस दिन लागू होगा उसके बाद शून्य होंगी। लेकिन इसमें क्या है कि प्रारंभतः शून्य होंगी। अब इसको एक उदाहरण द्वारा आसानी से आप इसको समझेंगे। देखिए कोई ऐसी विधि 1950 के बाद बनाई गई 1955 में, ठीक, 1955 से लेके प्रभावी रहा 1960 तक, अभी पता नहीं चला कि मूल अधिकार का विरोध करिए। जाहिर सी बात है उस समय कोई मान लीजिए विधि बनती है तो सीधे उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जाता है। मान लीजिए जब तो कोई चुनौती नहीं देगा तब तक उस पर जांच पड़ताल नहीं किया जाएगा। और उस पर कोई 57 में, 1955 में कोई विधि बनी, 57 में जांच किया गया है, 57 में कोई उसके तहत ऑफेंस किया और 60 में उस विधि को रद्द कर दिया गया। 57 में ऑफेंस किया था और दंडित हो गया था और 60 में रद्द कर दिया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज 1955 से ही लागू होगी। 60 में रद्द भले ही किया गया है लेकिन वो शून्य कब से है, यदि बताया गया कि वो मूल अधिकार का विरोध करने वाली विधि है तो वो 1955 से ही शून्य मानी जाएगी। यानी कि जैसे कोई चोरी का अपराध करता है और वो चोरी की विधि जो बनी है वो 1950 के बाद बनी है, वाइद में मैं मानने के लिए वो असली रूप में तो बनी है 1860 में, तो वो समझिएगा। लेकिन कोई ऐसा एक्ट बना है उसके तहत कोई अपराध करता है तो वो अपराध के लिए दंडित हो जाता है, अपराध के लिए भले ही दंडित होगा, यदि वो मूल अधिकार का विरोध करने वाली है तो उसको प्रारंभतः शून्य मान लिया जाएगा। यानी जिस दिन से वो बना हुआ है उसको उसी दिन से शून्य माना जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी इसमें एक आता है न्यायिक पूर्वालोकन। क्या होता है न्यायिक पुनर्विलोकन।
ये भी शक्ति प्रदान की गई है किसको, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को प्रदान की गई है कि इस किसकी रक्षा के लिए, तो इसकी रक्षा के लिए इसी आर्टिकल के तहत प्राप्त की गई है। सबसे पहले ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है न्यायिक प्रलोभन की शक्ति। इसमें क्या होता है कि कोई ये विधि बनाती है राज्य विधानमंडल या केंद्रीय विधानमंडल, तो उसमें क्या होता है कि यदि वो मूल अधिकार का विरोध करने वाली हैं विधियां, तो उस पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जांच करती हैं कि क्या ये वास्तव में कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं विरोध किसका, तो मूल अधिकार का। मूल अधिकार को कहीं छीन तो नहीं रही हैं, ऐसा कोई ला है जो मूल अधिकार को छीनने वाला है। अब मूल अधिकार संविधान में दे दिया गया, दूसरे आर्टिकल में कह दे रहे हैं कि आप मूल अधिकार से आपको वंचित किया जाता है कि कोई एक्ट बना के, तो दोनों में जहाँ कॉन्ट्राडिक्शन होगा उसमें इसको अवैध ठहराया जाता है। कौन ठहराता है, तो न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको अवैध ठहराती है कि यह जो नियम है या विधि है या यह अधिनियम है, इसका कुछ भाग या यह संपूर्ण अधिनियम, क्या कुछ भाग या पूरा अधिनियम, ये मूल अधिकार का विरोध करने वाली है और इसको यह प्रारंभतः शून्य है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत यही चीजें किया जाता है। तो इतनी चीजें इसमें शामिल है आर्टिकल 13 में। और अगले क्लास से हम लोग आर्टिकल 14 समता का अधिकार एक एक जो हेडिंग 6 हेडिंग दिया गया उसको एक एक करके एक एक क्लास में पढ़ते चलेंगे, और जो अच्छे से समझ में आएगा। क्लासेस बहुत लंबी नहीं करना है कि आप लोग को बोरिंग होने लगे, तो इतनी चीजें इसमें शामिल की गई हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले क्लास में हम लोग आर्टिकल 14 से लेके 18 तक के बारे में पढ़ा जाएगा। तो ठीक है, धन्यवाद।